Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज का जो सब्जेक्ट कोड है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे BEGC 133। BEGC 133 इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में। ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करिएगा, जितने अच्छे से वीडियो पर रिव्यू दीजिएगा, उतना बेहतर तरीके से हम वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग पैसेज विथ रेफरेंस ऑफ द कंटेक्स्ट पैसेज। कुछ पैसेज का पार्ट दिया गया है, उसको आप लोग को समझ के कि किस कहानी और किसके बारे में चर्चा की जा रही है, और उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। हम लोग ने बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किया है, जिसमें ये समझने का प्रयास किया है कि इसमें सारे लोग हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले। तो किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो उनके लिए हिंदी में भी अच्छे तरीके से इसको सजाया गया, ताकि कुछ हार्ड वर्ड है उनके वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, और हिंदी में सारांश भी दिया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश में समझ के बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में जो पैसेज पहला है, आई हैव नो स्पार्क टू प्रीक द साइड ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वैल्यूएटिंग एम्बिशन which o elapse itself and fall on the other। तो इस किस कविता या किस कहानी और किस किस चैप्टर का ये पंक्ति लिया गया है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, और उसके बारे में ये लाइन क्या कहना चाहता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इन पंक्ति में मैकबेथ अपने संघर्ष के बारे में व्यक्त करता है कि वो अपने जीवन में जो संघर्ष किया है उसके बारे में बताती है, और वो समझता है कि राजा डक्कन की हत्या करने का उसके पास कोई औचित्य कारण नहीं था। जो मैकबेथ था वो राजा डक्कन की हत्या कर देता है, और वो अपने मन के संघर्ष में जूझता हुआ और इस कहानी को समझने का प्रयास करता है कि हमने राजा को क्यों मारा। तो राजा को डक्कन के मारने के उसके पास कोई औचित्य कारण नहीं था, सिर्फ केवल उसका अत्यधिक महत्वाकांक्षा ही था जो उसे अपराधी बना दिया। एक होता है कि किसी के हत्या करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण नहीं था, सिर्फ मैकबेथ का अत्यधिक एम्बिशन होने के कारण ये क्या हो गया, अपराधी हो गया। वह जानता था कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा व्यक्ति का पतन का कारण बन सकती है। तो अब इस कहानी को हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। ये इतना कहानी में इस पंक्ति को क्या कहना चाहता है आप लोग समझ गए होंगे। इंग्लिश में आप लोग कंटेस्ट आराम से लिखिएगा कि दिस लाइन आर स्पोकन बाय द मैकबेथ इन द शेक्सपियर ट्रेजेडी मैकबेथ। ये लाइन कौन बोल रहा है, बोला जा रहा है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ के बोला जा रहा है शेक्सपियर ट्रेजेडी मैकबेथ में जो लिखा गया है ये पंक्ति है। At this point, Macbeth is thinking about the murdering King Duncan in order to become the king of the Scotland। और कह रहा है मैकबेथ अपने मन के विचार को और संघर्ष में सोचता है कि राजा की हत्या जो डक्कन का किया वो सिर्फ स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए किया। बिफोर कमिटिंग द क्राइम
He carefully examined his motives and realized that his ambition the main reason behind his plan. कह रहा है कि जो ये हत्या का प्लान बनाया गया उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, सिर्फ उसका क्या था, एम्बिशन था। एम्बिशन के कारण ही डक्कन की हत्या कर देता है। कंटेक्स्ट लिखने के बाद एक अच्छा सा पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और उसके बारे में, इस पैसेज के बारे में लिखना शुरू कीजिएगा। इन दिस पैसेज मैकबेथ एडमिट दैट ही हैज नो वैलिड रीजन और अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। इन पैसेज और इस 4 पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि उसके पीछे जो मर्डर किया था डक्कन का, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, सिर्फ उसका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू किल द डक्कन, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रेरणा था और डक्कन की हत्या कर देता। डक्कन इज ए गुड एंड रिस्पेक्टेड किंग हु हैज ऑलवेज ट्रस्टेड मैकबेथ। और डक्कन जो राजा था वो बहुत ही अच्छा और अनुशासित और रिस्पेक्टेड, सम्मानित राजा था, लेकिन वह जो राजा था वो ट्रस्ट करता था हमेशा मैकबेथ के ऊपर। लेकिन फिर भी इसको राजा बनने की महत्वाकांक्षा ने डक्कन की हत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। मैकबेथ से दैट ही हैज नो स्पार टू पुश हिम टुवर्ड द क्राइम। कह रहा है, मैकबेथ कहता है कि ही हैज नो स्पार, उसके पास कोई उत्तेजना शक्ति या प्रेरक शक्ति नहीं था जिसके कारण वो क्राइम के ओर बढ़ सके। लेकिन द ओनली फोर्स ड्राइविंग हिम इज द वैल्यूएटिंग एम्बिशन। उसके उत्तेजना का कारण कोई उत्तेजना शक्ति नहीं था जो क्राइम के ओर उसको ढकेल सके, लेकिन उसका एक अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने, वैल्यूटिंग एम्बिशन ने ही उसको क्राइम की ओर ढकेल दिया। बट यूजिंग द इमेज ऑफ राइडर जंपिंग टू हाई एंड फॉलिंग But using the image of rider jumping too high and falling, the Shakespeare suggests that uncontrolled ambition. शेक्सपियर कहता है, सजेस्ट करता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा एक दिन व्यक्ति का पतन का कारण बन जाता है, कैन लीड टू द फेलियर एंड डिस्ट्रक्शन। और ये ही अनकंट्रोल्ड एम्बिशन ही क्या बन जाता है, फेलियर एंड डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। दिस लाइन रिवेल मैकबेथ इनर कन्फ्लिक्ट। और दिस लाइन ये बताना चाहता है, उजागर करता है, रिवेल मतलब उजागर करना, और ये मैकबेथ अपने इस इनर कॉन्फ्लिक्ट, मन का संघर्ष, जो मन में उत्तेजित, क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों क्राइम के पीछे गया, ये मन में उसके संघर्ष चल रहे थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट के कारण, एंड मोरल अवेयरनेस, नैतिक चेतना के बारे में ये लाइन बताता है। ही अंडरस्टैंड दैट what he is planning is wrong, yet he is unable to control his desire for the power and the success. कह रहा है कि he understand that what he is planning is wrong. ये समझना चाह रहा है, समझना चाहता है कि ये प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग इसने गलत किया, और he is unable to control, और अपने आप में असमर्थ या अयोग्य साबित हुआ, अपने जो डिजायर, इच्छा होता है पावर और सक्सेस हासिल करने को, उसको कम नहीं कर सका। इस पावर और डिजायर फॉर द पावर एंड सक्सेस के कारण ही डक्कन की हत्या कर देता है। द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। ये जो पैसेज का 4 लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाईलाइट करता है जो सेंट्रल थीम है, उसमें जो प्ले चल रहा है, उसमें जो रोल और एम्बिशन के बारे में जो झगड़ा चल रहा है, उस लाइन को बताता है। द डेंजरस कंसिक्यूसेस एंड अनचेक्ड एम्बिशन। द डेंजरस कंसिक्यूसेस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, इट ऑल्सो द फोरशैडो मैकबेथ ट्रेजिक डाउनफॉल लेटर इन द प्ले। और यही कारण बन जाता है मैकबेथ का पतन का कारण। अब कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, दिस पैसेज इज द सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण एक रिफ्लेक्शन देता है मैकबेथ इनर स्ट्रगल। और ये मैकबेथ
इनर स्ट्रगल, मन संघर्ष के बारे में बताता है। इट शोज दैट एम्बिशन इज प्राइमरी काउज ऑफ द ट्रेजिक एक्शन एंड द इवेंचुअल डाउनफॉल। और ये बताता है, ये लाइन बताना चाह रहा है कि मैकबेथ का ही डिजायर फॉर पावर एंड सक्सेस का जो अनवांटेड एम्बिशन था, उसी ने उसको अपराधी बना दिया। शेक्सपियर इफेक्टिवली presents the destructive power of excessive ambition through this line। और कह रहा है कि शेक्सपियर इफेक्टिवली presents the destructive power of excessive ambition through this line। एक्सेसिव एम्बिशन, अत्यधिक एम्बिशन ही क्या बन जाता है? डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? विनाशकारी शक्ति। तो आप आसानी से आप 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चन 100 वर्ड्स से 150 वर्ड्स में लिखने आते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन, अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं ताकि पढ़ के आप अच्छे से नंबर ला सकें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट हेयर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड। करा हेयर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ओह ओह ओह, कहना चाह रहा है कि हेयर द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ये भी लेडीज मैकबेथ के बारे में बताता है। कहता है कि जो ब्लड हाथ पे लगा है उसे दुनिया का कोई भी परफ्यूम उसे हटा नहीं सकता। अब हम लोग समझते हैं हिंदी और दोनों इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकें। इन पंक्तियों में लेडी मैकबेथ अपने अपराध बोध को व्यक्त करती है। लेडी मैकबेथ जो है अपराध को व्यक्त करती है और डक्कन के हत्या के बाद वो मानसिक रूप से टूट जाती है। और टूट जाने के बाद ही वो मन में संघर्ष चलता है कि हमने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण हो गया कि हम अपराधी बन गए। उसे लगता है कि उसके हाथों पर अभी भी खून लगा है। जो डक्कन की हत्या किया बोल रहा है कि अभी भी हाथ पे खून लगा हुआ है और संसार का कोई सुगंध नहीं, कोई परफ्यूम ऐसा नहीं जो इस अपराध को मिटा सके। इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंटेक्स्ट, दिस लाइन आर स्पोकन बाय द लेडीज मैकबेथ। ये भी लिखना है कि दिस लाइन स्पोकन बाय द लेडीज मैकबेथ इन द फेमस स्लीप वॉकिंग सीन ऑफ द शेक्सपियर मैकबेथ। और एक सीन आता है स्लीप वॉकिंग, किसमें आता है? स्लीप वॉकिंग सीन आता है किसमें? शेक्सपियर मैकबेथ जो लिखा है उसी में मैकबेथ बोलती है कि आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन डक्कन मर्डर में जब शामिल हुई उसके बाद सी इज अनेबल टू एस्केप द बर्डन ऑफ द गिल्ट। जब से वो डक्कन मर्डर में पार्टिसिपेट की, जब से वो अपने दोषी या दुष्कर्म का जो परिणाम है उसके बारे में सोच के उसका बोझ लेके वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाई। While sleepwalking, she imagines the blood still stains her hand। और वो while the sleepwalking जब करती है तो वो सोचती है कि अभी भी मेरे हाथ में खून लगा हुआ है। तो अब लिखना है, कंटेस्ट लिख देना है कि दिस लाइन आर स्पोकन बाय द लेडी मैकबेथ इन द फेमस स्लीप वॉकिंग सीन द शेक्सपियर मैकबेथ आफ्टर पार्टिसिपेटिंग द डक्कन मर्डर she is unable to escape the burden of the guilt। While sleepwalking, she imagines the blood still stain in our hand। Explanation: in this passage, Lady Macbeth expresses deep guilt and mental suffering। In this passage, Lady Macbeth expresses deep guilt and mental suffering and a struggle। इस लाइन में बोलना चाह रही है कि मैकबेथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है कि जो उनके मन में संघर्ष चल रहा है, जो उसने गलती किया है, जो उसके जो परिणाम का दोषी है, उसके बारे में सोच के
वो अपने बात को अंदर से एक्सप्रेस करना चाहती है कि अभी भी जो मैंने डक्कन की हत्या किया उसका खून मेरे हाथों में लगा हुआ है। She immunized the wallet of the king Dukan still remains on hands, although the murder happened long ago. इसके बावजूद कि मर्डर बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अब भी ये अपने आप में मेंटल सफरिंग से जूझ रही है और बोल रही है कि ये खून मेरे हाथों में अभी भी लगा हुआ है। Although the murder happening long ago, her guilty consciences continue to trouble her और यही गलती, यही दोषी परिणाम उसको अंतरात्मा से परेशान कर रहा है। The phrase, the all the perfume of the Arabia suggests that had no fragrance can remove the stain। और जो फ्रेज का जो ये लाइन लिखा गया, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, अरेबिया का जितना भी सुगंध, दुनिया में कोई ऐसा परफ्यूम या फ्रेगनेंस या कोई भी चीज़ ऐसा है जो इस दाग को और इस दुर्गंध को हटा सके। द ब्लड सिम्बोलाइज गिल्ट, द ब्लड यहाँ क्या कर रहा है, सिम्बोलाइज किसको प्रतीक कर रहा है, गिल्ट को, एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मर्डर। द ब्लड सिम्बोलाइज लिखना है, द ब्लड सिम्बोलाइज गिल्ट एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मर्डर। दिस लाइन रिवेल हर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, और दिस लाइन रिवेल मीन्स उजागर करना, और जिसके कारण ये क्या बताना चाह रहा है ये लाइन कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कैसे हुआ मैकबेथ का। मन से टूट गई, मानसिक रूप से वो टूट गई। Earlier she appeared strong and fearless, earlier she appeared strong and fearless, जो कि लेडीज मैकबेथ पहले क्या होती थी, बहुत ही मजबूत और फियरलेस लेडी थी। बट नाउ शी इज द ओवरवेल्म्ड बाय द रिमोर्स एंड द फियर। लेकिन अब क्या हो गया, अत्यधिक प्रभावित हो गई, और किसके कारण, पश्चाताप और डर के कारण। Conclusion, this passage highlights the destructive effect of the guilt. Shakespeare shows that all the crime may be hidden from society. Shakespeare shows that all the crime may be hidden from the society। और शेक्सपियर बताता है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो छिपे हुए हैं। दे कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम वन कॉन्शस, और अपने, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे परिणाम और बुराइयां और गिल्ट जो किया गया है इंसानों के द्वारा वो हिडन है, लेकिन वो अपने अंतरात्मा कॉन्शंस के अंदर हिडन नहीं है। वो अपने अंतरात्मा से जूझ रही थी, कोई नहीं जानता था डक्कन की हत्या, लेकिन वो अपने आप अंतरात्मा से जूझ रही है और समझने का प्रयास कर रही है कि इसके पीछे रीजन क्या है। आप हिंदी में समझना चाहते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को रोक के। देखिए सर, यह दृश्य उसे मानसिक पतन को दर्शाता है। जो लेडी मैकबेथ पहले निडर दिखाई देती थी, वही अब पश्चाताप और भय से टूट चुकी है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 with reference to the context। You know, I have always gone on like that। You know, I have always gone on like that। ये पंक्तियाँ सरजीव द्वारा कही गई है। वह स्वीकार करता है कि उसकी वीरता और आदर्शवाद काफ़ी हद तक दिखावा है। क्या है? जो उसकी वीरता और आदर्शवाद है काफ़ी हद तक दिखावा है। वह लोगों के सामने एक नायक की छवि प्रस्तुत करता है, जबकि वास्तविकता कुछ और नहीं है। दिस ऐसे ही शुरू करना है। दिस लाइन आर स्पोकन बाय द सरजीव इन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉज। सरजीव द्वारा एक प्ले है सरजीव का, उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक किताब लिखते हैं, एक टॉपिक लिखते हैं, आर्म्स एंड द मैन।
आर्म्स एंड द मैन के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड उसमें सरजीव बोलता है कि व्हाइल टॉकिंग to the log, he admits that much of the heroic behavior is performance rather than the genuine reality. और ये इस आर्म्स एंड द मैन में कहता है कि जो हम वीरता और अपने आप को आदर्शवाद दिखा रहे हैं, बेहतरीन वीरता पूर्व सूचक दिखा रहे हैं, वो वास्तविकता में कुछ नहीं है. In this passage, Sergio admits that he often adopts a noble attitude and the dramatic behavior to impress others. और इसमें कहता है कि वो एक आदर्श व्यक्ति आदर्श रवैया अपनाया और एक ड्रामा कर रहा है अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति बनने के दूसरे के सामने. He says that he has acted in this manner since the childhood. और वो चाइल्डहुड बचपन से ही ये मैनर को एक्ट करते आ रहा है. He estimate reveal that the heroic image is a largely artificial. और जो इसका हीरोइक छवि है, आदर्शवादी छवि है, वो क्या कृत्रिम है, रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है. He enjoy the presenting himself as the romantic hero and believe that people admire such behavior. He enjoy presenting himself. और वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, जो अपने आप को आर्टिफिशियल हीरो दिखा रहा है, दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहा है, रोमांटिक हीरो के रूप में दिखा रहा है, और वो इसको दिखा के प्रेजेंट करके वो बहुत खुश हो रहा है. एंड बिलीव दैट पीपल एडमायर सच बिहेवियर. और ये आशा करता है और विश्वास करता है कि लोग जो इसके बिहेवियर हैं उसके एडमायर हो चुके हैं. सॉ यूज द कंसेंसस टू क्रिटिसाइज फॉल्स हीरोइज्म एंड द रोमांटिक आइडियल. और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इस स्वरोक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं कि झूठी वीरता और रोमांटिक आदर्श को. द पैसेज एक्सपोजेज द डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंसेस एंड द रियलिटी. और ये पंक्ति यह बताना चाहता है, इस पंक्ति के द्वारा ये एक्सपोज या रिवेल किया जाता है कि वास्तविकता और दिखावा में क्या अंतर है. कंक्लूजन. अब 3 क्वेश्चन हो गए, तो आपको इस पैराग्राफ को मेन पॉइंट क्या लिखना है कि कहानी का किस शीर्षक से लिया गया, किस टॉपिक से लिया गया, किसने बोला और इसका राइटर कौन है, और इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देना. दिस पैसेज reveal Sergio's true nature and supports a criticism of the romantic heroism. It emphasizes the importance of the realism over artificial behavior. Question number 4. Explain with reference to the context. A miserable and unkind untrue. इस पंक्ति किंग आर्थर सर बेडीवर को डांट रहे हैं. किंग आर्थर सर बेडीवर को डांट रहे हैं क्योंकि उसने एक्सकैलिबर तलवार को झील में फेंकने का आदेश का पालन नहीं किया. आर्थर उसकी निष्ठा पर प्रश्न उठाते हैं और इस लाइन के द्वारा ये बोलते हैं. Question number 4. Explain the reference to the context. कह रहा है क्वेश्चन में miserable and the unkind, untrue, unsightly, traitor, hurted, woe is me. Authority forgets a dying king, laid widow of the power in his eyes, that bow had built the bill. तो इस पंक्ति में किंग आर्थर सर बेडीबर को डांट रहे हैं क्योंकि उसने एक्सकैलिबर तलवार को झील में फेंकने के आदेश का पालन नहीं किया. और आर्थर जो था, किंग आर्थर, उसकी निष्ठा पर प्रश्न उठाते हुए ये डांटना शुरू करते हैं. कंटेक्स्ट कहना चाह रहा है, दिस लाइन आर स्पोकन बाय द किंग आर्थर. दिस लाइन स्पोकन बाय किंग आर्थर एंड इन द
Tennyson's poem Morte the Arthur. Arthur has ordered Bedivere to throw the magical sword Excalibur into the lake. However, the Bedivere failed to obey the command immediately. ये जो पंक्ति बोल रहा है किंग ऑर्थर के द्वारा बोला जा रहा है और ये मैजिकल जो स्वॉर्ड था उसको झील में फेंकने के लिए बोला था, लेकिन वो बेडीवर जो था उसको उसके आज्ञा का पालन करने में असफल रहा। इन दिस पैसेज ऑथर एक्सप्रेस द डिसअपॉइंटेड। क्या दिखाना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से? दिखाना चाह रहा है ये अपने एक्सप्रेस डिसअपॉइंटेड एंड एंगर को टुवर्ड्स द बेडीवर। ही एक्सक्यूज हिम ऑफ द बीइंग अनफेथफुल एंड द डिसलॉयल। और ये भी दिखाना चाह रहा है कि उसने अविश्वासी और निष्ठाहीन काम कैसे किया। Arthur believes that a true knight should obey his king faithfully. आर्थर हमेशा विश्वास करता था एक सच्चा योद्धा हमेशा क्या करता है, राजा का आज्ञा का वफादारी से पालन करता है। सिंस बेडीवर हैज फेल्ड टू कैरी आउट द कमांड, लेकिन जो बेडीवर था जो इसके आज्ञा का पालन करने में क्या रहा, फेल्ड रहा। ऑथर फील्स बिट्रायड, और ऑथर ऐसा महसूस करता है कि जैसा कि उसने धोखा दिया। दिस पैसेज हाईलाइट्स द मिडाइवल वैल्यूज। ये पैसेज मध्यकालीन मूल्य को दिखाता है of loyalty, honor, and duty. This passage highlights the medieval value of loyalty, honor, and the duty. ये लाइन यह दर्शाना चाह रहा है कि मध्यकालीन मूल्य निष्ठा और सम्मान और कर्तव्य को दर्शाता है। Author words show the importance of the obedience and the faithfulness in the knightly tradition. और इस वर्ड के माध्यम से ऑथर शो करना चाहता है कि एक योद्धा के ट्रेडिशन में रहने वाले लोग को कैसे फेथफुलनेस और ओबीडियंस होना चाहिए और इसका क्या महत्व है इसको समझना चाहिए। कंक्लूजन। दिस पैसेज emphasizes the ideal of the loyalty and the duty. It also reflects the author disappointed when these ideals are not followed. इस अंश में और एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ अच्छे से, ताकि आप लोग समझ पाएं। इस अंश में ऑर्थर बेडीवर से निराश और क्रोधित होता है और बेडीवर ने एक्सकलीबर को झील में फेंकने के आदेश को तुरंत पालन नहीं किया, इसीलिए ऑर्थर उसकी निष्ठा पर संदेह करते हैं। यह अंश मध्यकालीन आदर्शों जैसे निष्ठा, सम्मान और कर्तव्य को दर्शाता है। ऑर्थर मानते हैं कि एक सच्चा योद्धा अपने राजा के आदेश का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फॉर नाउ आई सी द ट्रू ओल्ड टाइम आर डेड। फॉर नाउ आई सी द ट्रू ओल्ड टाइम आर द डेड व्हेन एवरी मॉर्निंग ब्राउट ए नोबल चांस and every chance brought out a noble night. Such time have not been since the light that led the holy elders with the gift of the Mara. इस पंक्ति में बेडीवर पुराने गौरवशाली युग के समाप्त होने पर दुख व्यक्त करता है। उसे लगता है कि ऑथर के साथ वीरता, सम्मान और आदर्शों का युग भी समाप्त हो गया। वो अपने पुराने गौरवशाली युग को समाप्त होने पर क्या दुख व्यक्त करता है इस पंक्ति के माध्यम। उसे लगता है कि ऑर्थर के साथ वीरता, सम्मान और आदर्शों का युग भी समाप्त हो गया। दिस लाइन आर स्पोकन बाय सर बेडीवर near the end of the tensions of the Morte the author. After the author's departure, Bedivere reflects on the passing of the noble age and the decline of the heroic value. और वो अपने पुराने गौरवशाली दिनों को याद करके दुख व्यक्त करता है और कहता है कि ऑर्थर के साथ वीरता, सम्मान और आदर्शों का युग भी समाप्त हो गया है। एक्सप्लेनेशन।
In this passage, Bedivar laments द एंड ऑफ द ग्लोरियस एज ऑफ द किंग ऑर्थर। इस लाइन के माध्यम से बेडीवर शोक व्यक्त करना चाहता है और कहता है कि हमारे गौरवशाली या ग्लोरियस एज राजा के साथ ही खत्म हो गया है। He remembers a time when the noble knights had opportunity to prove their courage and the honor। और वो अपने दिनों को याद करता है कि हमारे नोबल योद्धा कैसे अपने अवसर को प्राप्त करके अपने आप को प्रूव करते थे कि उनमें कितना साहस और सम्मान है। According to the Bediver, those heroic values no longer exist. According to the Bediver, is in this line, those heroic value no longer exist. लंबे समय तक exist नहीं कर पाया। The passage expresses the sense of the loss and the nostalgia for the better past. Tennyson uses the Bediver words to emphasize the decline of the noble ideals and the tradition from one age to another। इस बेडिवर वर्ड्स के ये इम्फेसाइज करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि एक नोबल आदर्श, उच्च आदर्श का पतन और परिवर्तन एक युग से दूसरे युग में होता है। The passage reflects sorrow for the loss of heroic values and the admiration of the greatness of the author age। Question number 6। Question number 6। Write a short note on the Elizabeth Theatre। एलिजाबेथ थिएटर पे आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है। एलिजाबेथ थिएटर इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल के दौरान विकसित हुआ। यह अंग्रेजी नाटक के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता था। इसी काल में शेक्सपियर, मार्वोलो और बेन जॉनसन जैसे महान नाटककारों ने अपनी रचनाएं लिखी। एलिजाबेथ थिएटर एलिजाबेथ फर्स्ट काल में ही शेक्सपियर जैसे महान और बेन जॉनसन जैसे महान नाटककार ने अपनी कहानियाँ लिखी। द एलिजाबेथ एज वाज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। एलिजाबेथ एज वाज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा का स्वर्ण युग एलिजाबेथ युग ही कहलाता है। ड्यूरिंग द रीजिन द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थिएटर बिकम ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। एलिजाबेथ फर्स्ट के समय, शासनकाल के समय थिएटर एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट के रूप में उभरा। इन इंग्लैंड एलिजाबेथ थिएटर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द 16th century। पब्लिक थिएटर सच एज द ग्लोब थिएटर अटैक्ट लार्ज ऑडियंस एंड डिफरेंट सोशल क्लासेस। एलिजाबेथ थिएटर ये बहुत ही 16th सेंचुरी आते आते बहुत ही फल फूल गया। पब्लिक थिएटर सच एज द ग्लोब थिएटर पब्लिक थिएटर सच एज द ग्लोब थिएटर जो था वो वेरी लार्ज ऑडियंस को क्या किया? अट्रैक्ट किया डिफरेंट सोशल क्लासेस। द स्टेज वाज द सिंपल एंड हैड वेरी लिटिल सीनरी। एक्टर डिपेंड ऑन language and costume and performance to create dramatic effects। स्टेज वाज सिंपल। स्टेज कैसा होता था? बहुत ही सिंपल एंड वेरी लिटिल। मंच सजा और सरल होता था और जो मंच का सजावट बहुत ही कम सजावटी से सजा हुआ होता था। एक्टर डिपेंड ऑन द लैंग्वेज। एक्टर किस पे डिपेंड करता था? लैंग्वेज और कस्ट्यूम वेशभूषा और परफॉर्मेंस टू क्रिएट द ड्रामेटिक इफेक्ट्स।
दिस पीरियड प्रोड्यूस ग्रेट द प्ले राइट्स। और इस समय जो हुआ बहुत ही नाटककार खेले गए, सच एज दे देयर प्ले एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ द लव, एम्बिशन, रिवेंज एंड द ह्यूमन नेचर। Elizabeth Theatre played a major role in the development of English drama and remained one of the most celebrated period in the literary history। एलिजाबेथ 16वीं शताब्दी, इसकी जो थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं हिंदी में ब्रीफ। 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ, उस समय ग्लोब थिएटर जैसे सार्वजनिक रंगमंच बहुत लोकप्रिय था। जैसे उसमें बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट किया, डिफरेंट सोशल क्लासेस। मंच सजा कम होती थी और अभिनेता अपने अभिनय वेशभूषा के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करते थे। शेक्सपियर, बेन जोन्सन जैसे महान नाटककार इसी युग में अंग्रेजी साहित्य का विकास किए और अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। The dramatic significance of the solitude in Macbeth. The dramatic significance of the soliloquy in the Macbeth। मैकबेथ में सोलिक्यू का बहुत महत्व है। इसके माध्यम से दर्शकों को मैकबेथ के मन में चल रहे विचारों और महत्वाकांक्षों और संघर्षों की जानकारी मिलती है। कंटेक्स्ट। Soliloquy is the speech derived by the character when he is alone on the stage। Soliloquy is the speech delivered by a character when he is alone on the stage। एक प्रस्तुत किया हुआ भाषण होता है जिसमें अकेला व्यक्ति उस स्टेज पे कैरेक्टर के रूप में उपस्थित होता है। शेक्सपियर uses the soliloquies effectively in the Macbeth to reveal the inner thoughts of the character। और शेक्सपियर यूज करता है सोलिलोक्यू इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से, कि अपना जो मैकबेथ का इनर इनर जो थॉट्स था, आंतरिक विचार था, उसको वो उजागर कर सके। Soliloquy in the Macbeth helps the audience understand the Macbeth mental conflict and the ambition। और ये ऑडियंस को समझाना चाहती है कि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिशन, उसका महत्वाकांक्षी के बीच संघर्ष क्या चल रहा है। थ्रू द दीज स्पीचेज हिज फियर, डाउट एंड डिजायर बिकम क्लियर। और ये स्पीच के थ्रू उसका डर और संदेह और इच्छाएं क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। द फेमस ड्रैगर द फेमस डेगर सोलिलिक्यू shows the Macbeth disturbed mind before the Duncan murder। Similarly, the tomorrow and tomorrow and tomorrow speech reveal his despair and the hopelessness। और धीरे धीरे क्या हुआ, कल कल करते हुए स्पीच ने उसको क्या किया, उसके निराशा और निराशाजनक स्थिति को क्या किया, उजागर किया। रिवेल द soliloquy deepen the tragic effect of the play and the make the audience sympathize with the Macbeth। और ये जो स्पीच के द्वारा जो इफेक्ट लोगों पर बहुत भारी पड़ा और सहानुभूति किसके प्रति जारी किया, मैकबेथ के प्रति। The essential to the dramatic structure of the Macbeth, the reveal character, audience, the plot, that intensify emotional and impact। मैकबेथ ने सोलिलोक्यूस के मन के संघर्ष और महत्वाकांक्षा और भय को दर्शाता था। इसके माध्यम से दर्शक उसके वास्तविक विचारों को समझ पाते हैं और ये भाषण नाटक की भावनात्मक गहराई को बढ़ाते और कथनाक को आगे बढ़ाते हैं। द थ्री फ्रेज ऑफ द थॉमस हार्डीज राइटिंग।
थॉमस हार्डी ने अपने साहित्यिक जीवन में 3 प्रमुख चरणों में लेखन किया। प्रत्येक चरण में उसके विषय और दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई देता। तो उसी के बारे में हम लोग को लिखना है कि थॉमस हार्डी जो था, उसका 3 फेज जो चरण है राइटिंग का, उसी पे हम लोग को लिखना है। Context is one of the greatest novelists of Victorian literature. विक्टोरियन लिटरेचर के थॉमस हार्डिन बहुत ही ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट थे। His literary career is generally divided into 3 phases. First phase consists of the novel of experiment and the apprenticeship. फर्स्ट जो फेज है इनके नोवेल में जो कंसिस्ट होता है एक्सपेरिमेंट और प्रशिक्षण काल का। अप्रेंटिसशिप मतलब प्रशिक्षण जो लेते हैं प्रशिक्षण काल का, और प्रयोग काल का पहला फेज में का नोवेल प्रयोग किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड हार्डी बाय द डेवलपिंग हिज स्टाइल, और जब फर्स्ट फेज में इसने नोवेल लिखने का और प्रयोग करने का और प्रशिक्षण कला के रूप में इसने क्या किया, अपने लेखन कला को स्टाइल को डेवलप किया। द सेकेंड फेज इंक्लूड द वेसेक्स नोवेल सच द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउडिंग। These works established his reputation as a novelist। और सेकेंड फेज में इन्होंने क्या किया, फॉर सच एज द फार नोवेल जो लिखा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके बाद इसने नोवेलिस्ट के रूप में एक क्या प्रतिष्ठा हासिल की है। The third phase is the marked by the tragic novels such as the Tears of the Arvillage and the Jude the Obscure। These works explore faith, suffering, and the social injustice। और these works explore भाग्य और पीड़ा और सामाजिक अन्याय पे लिखना शुरू किया। फर्स्ट फेज में अपने प्रयोग और प्रशिक्षण काल के रूप में व्यक्त करते हैं और इसमें राइटिंग स्किल के बारे में वो डेवलप करते हैं। दूसरे में वो नोवेलिस्ट के रूप में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। थर्ड फेज में भाग पीड़ा और सामाजिक अन्याय के रूप में लिखना शुरू करते हैं। द 3 phases of the Hardy writing show his growth from the experimental writer to one of the greatest novelists of the English literature। The character of the Bathsheba Everdeen in the Far from the Madding Crowd। बाथशेबा एवर्डीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में। एक महिला होती है जो इस उपन्यास में, इस नोवेल में मुख्य नायिका के रोल में काम करती है। इसी के इर्द गिर्द सारे कहानी घूमते रहती है, और इसके जो कहानी है उसमें 3 पुरुष होते हैं और उनको कैसे क्या क्या रोल है उसी को हम लोग इस कहानी में पढ़ते हैं। ये एक स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी और आकर्षण महिला होती है, लेकिन कभी कभी ये आवेगपूर्ण में आकर गलत निर्णय भी लेती है, जिसका क्या परिणाम होता है और क्या गलत परिणाम होता है इस नोवेल में अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो बताया जा रहा है कि कैरेक्टर क्या है बाथशेबा एवर्डीन का। इसमें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नोवेल में इसका क्या कैरेक्टर रोल है, उस पर आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने होते हैं। तो अगर कंटेक्स्ट में बात करें कि बाथशेबा एवर्डीन इज द सेंट्रल हीरोइन ऑफ द हार्डी नोवेल। थॉमस हार्डी ने इस नोवेल को लिखा है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हर कैरेक्टर अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। और इसका जो कैरेक्टर है धीरे धीरे जैसे आप स्टोरी में जाओगे तो इसका कैरेक्टर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बाथशेबा इज द इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट। ये एक ऐसी स्वतंत्र और बुद्धिमान और आत्मविश्वासी महिला है। शी सक्सेसफुली मैनेज हर फार्म एंड द प्रूव्स दैट द वोमेन कैन द कैपेबल लीडर्स। और इसे अपने चाचा से कुछ ज़मीन मिलता है और इसको अच्छे से मैनेज करती है और ये प्रूव करती है कि एक महिला भी एक कैपेबल लीडर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैपेबल लीडर बन सकती है।
However, she is sometimes impulsive. और कभी कभी यह क्या होता है था कि कभी भी इम्पल्सिव हो जाती थी, आवेगपूर्ण में आकर कभी कभी किसी के साथ गलत रिलेशन बना लेती थी। मेक मिस्टेक इन हर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बनाने में गलत डिसीजन ये ले लेती थी। और ये उसके जीवन में तीन पुरुष आते हैं, ग्रेवियल ओक और विलियम बोल्डवुड और सर्जेंट फ्रांसीसी ट्रायर। इसी के पीछे इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। तो हर अट्रैक्शन टू द सर्जेंट ट्राय लीड्स टू द सफरिंग एंड द डिसअपॉइंटेड थ्रू आउट द नोवेल। इसमें जो है कि ग्रेवियल ओक एक चरवाहा होता है, सेफार्ड होता है और ऑनेस्ट भी होता है, जो इससे बातसेवा एवरडीन से प्यार कर बैठता है। और शुरुआत में बातसेवा को ये प्रपोज करता है, और प्रपोज करने के बाद इसका प्रपोजल को ये बातसेवा ठुकरा देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद विलियम बोल्डवुड को ये मजाक मजाक में क्या करती है, एक वैलेंटाइन कार्ड भेज देती है, जिसके कारण वो प्यार इससे कर बैठता है। और वो एक पड़ोसी किसान होता है, और बाद में पता चलता है कि एक आकर्षण और चालाक सैनिक है। यही आकर्षण और चालाक सैनिक सर्जेंट ट्राया ही है। और बाद में क्या करता है कि इसके झांसा में ये लड़की आ जाती है और इससे शादी कर बैठता है। बाद में पता चलता है कि सर्जेंट ट्राया एक जुआरी निकलता है, और जिसके कारण इसे बहुत ही पीड़ा, सफरिंग और डिसअपॉइंटेड झेलने पड़ता है। थ्रू आउट द नोवेल शी बिकम्स मोर मैच्योर एंड द रिस्पॉन्सिबल। हर एक पूरे नोवेल में आप पढ़िएगा तो ये सी बिकम मोर मैच्योर, परिपक्व और रिस्पॉन्सिबल दिखती है। हर एक्सपीरियंसेस टीच हर वैल्यूएबल लेसन अबाउट द लव एंड द लाइफ। और इसका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस एक एक इसका एक्सपीरियंस हमेशा टीच करता है मूल्यवान लेसन, किसके विषय में, लव और लाइफ के, प्रेम और जीवन के बीच का जो लेसन, मूल्यवान लेसन है, उसके बारे में हमें सिखाता है। तो इसका रोल क्या है समझ में आया? ये 100 वर्ड्स में आपको आसानी पूर्वक लिख दीजिएगा। तो कंक्लूजन निकलता है कि बात सेवा इज द इम्पोर्टेंट रोल इन दिस नोवेल, विच नोवेल इज रिटेन बाय द थॉमस हार्डिन, and Bharat Seva is the independent, a strong and complex character whose growth forms and the important part of the novel. हिंदी अगर इंग्लिश बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आता है, एक जगह बनाने के लिए, माइंड बाई मैप बनाने के लिए आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बर्नार्ड शॉ depreciation of the class distinction in the arms and the man। ये बर्नार्ड शॉ एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक हास्य और व्यंग से भरा एक नाटक है। इसमें कॉमेडी प्ले होता है। कॉमेडी प्ले जो योद्धा और प्रेम के झूठे आदर्शों पर ये चोट करता है, और उसी पे ये एक नाटक है। और बर्नार्ड शॉ इसको लिखते हैं आर्म्स एंड द आर्म में समाज में विभिन्न वर्गों के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति का मूल्य उसकी सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके गुणों से निर्धारित होना चाहिए। बर्नार्ड शॉ अपने आर्म्स एंड द मैन में बताते हैं कि समाज के विभिन्न वर्ग, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लासेस इन देयर सोसाइटी के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाता है। तो दिखाने के लिए व्यक्ति का बहुत कुछ होता है, वेशभूषा, रहन सहन, लेकिन उसका जो मूल्य निर्धारित करता है उनके सामाजिक गुणों पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो कंटेक्स्ट में देखा जाए, इन आर्म्स एंड द मैन रिटेन बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एग्जामिन द सोशल क्लास डिस्टिंक्शन वर्क एंड क्रिटिसाइज द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो वर्ग भेद है, विभिन्न प्रकार के जाति धर्म में विभेद किया गया और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, किसको, जो रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है। रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इसलिए कहा गया है कि जिसमें आसानी से चेंज नहीं किया जाए।
तो वर्ग विभेद और भेद में हम लोग हमारे सोसाइटी में आसानी पूर्वक चेंज नहीं किया जा सकता है। तो लिखना है कि सौ presents character from the different social classes and highlights the inequality between them। और वो बनाट सौ प्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट प्रकार के असमानताएं हैं, उसको इस कैरेक्टर के द्वारा दिखाने का काम करते हैं। लुक्का इज द सर्वेंट एंड चैलेंजेस द ट्रेडिशन सोशल हायरार्की। लुक्का एक नौकरानी होती है और चैलेंज करती है ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की को। Sergius belongs to the upper class while Luca comes from the lower social background. Their relationship question the importance of the class barrier. Luca class barrier. Through humor and the satire, so argue the character and the ability और more। इसमें क्या होता है कि जो सरजीव होता है बाद में जाकर वो लुक्का से शादी कर लेता है। तो लुक्का से जो प्रेम प्रसंग ये कहानी चलती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सरजीव है अपर क्लास के बिलोंग करता है और जो ये लुक्का है लोअर सोशल बैकग्राउंड से आती है, सर्वेंट के रूप में काम करती है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप चलता है वो सोसाइटी में मान्य नहीं है, तो उसके कारण ये क्या करती है, चैलेंज द ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की को चैलेंज कर देती है। थ्रू द ह्यूमर एंड सटायर सो द आर्ग्यू द कैरेक्टर द एबिलिटी एंड द मोर। इस कहानी में क्या होता है, आर्म्स एंड द मैन में क्या होता है कि एक मजाकिया कहानी है, भरपूर नाटक है और युद्ध और प्रेम के झूठे दिखावे पर चोट करता है। कहा गया कि एक बुल्गारिया में एक अमीर लड़की थी। बुल्गारिया में इस कहानी में बुल्गारिया में एक अमीर लड़की थी, उसका नाम है रैना पेटकाफ। रैना पेटकाफ से शुरू होता है और उसका मंगेतर सर्जिया बुल्गारिया की सेना में एक हीरो है। उसका जो सर्जियो बुल्गारिया में एक सेना के रूप में काम करता है और वो आदर्श रैना को एक आदर्श प्रेमी मानती है। लेकिन बाद में कुछ चेंजेज आते हैं कहानी में और बाद में ये लुक्का से शादी हो जाता है। कंक्लूजन, सो द क्रिटिसाइज सोशल क्लास डिसइंटिक्शन एंड द प्रमोट्स द इक्वलिटी एंड द इंडिविजुअल वर्थ। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में देख लो। सौ नाटक में वर्ग भेद की आलोचना करते हुए लुक्का और सरजीव के संबंध के माध्यम से वे दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति का महत्व उसके जन्म या सामाजिक स्तर से नहीं बल्कि उसके चरित्र और योग्यता से निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द रोल ऑफ द ग्रेवियल ओक इन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैडिंग क्राउड में हम बताए थे कि ग्रेवियल ओक एक ईमानदार और मेहनती और धैर्यवान और वफादार व्यक्ति था जो प्रेम सच और निस्वार्थ था। उसका प्रेम जो था सच्चा और क्या था, निस्वार्थ था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। और ये ग्रेवियल ओक बाथशेबा एवर्डीन से प्यार कर बैठता है जिसके कारण ये प्रपोज करता है और प्रपोजल को ठुकरा दिया जाता है। इस प्रपोजल को ठुकराने का परिणाम आगे बाथशेबा एवर्डीन बहुत अच्छे से भुगतती है। ग्रेवियल ओक is one of the central character in the Thomas Hardy Far from the Madding Crowd. He serves as the moral center in the novel and the represent the stability and the wisdom. और क्या दिखाता है ये मोरल सेंटर इन द नोवेल में, नोवेल में ये मोरल सेंट्रल केंद्र बिंदु है एंड रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी एंड द बुद्धिमानी, और ये स्थिरता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ग्रेवियल ओक is a hard-working and honest farmer. He the genuinely loves Bathsheba and remain loyal to her throughout the novel. ये शुरू में प्यार करता है, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होने के कारण भी बाथशेबा के प्रति ये लोयल रहता है,
ये थ्रू आउट द नोवेल, पूरे नोवेल में। अनलाइक अदर मेल कैरेक्टर, गैरेवियल इज द पेशेंट and the practical, even after the Bathsheba reject his proposal. And he continued to help and support her. और वो कोई बात नहीं, ये निस्वार्थ सच्चा प्रेम किया था, इसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं था, सेल्फिश नहीं था। वो सच्चा प्यार किया, रिजेक्ट हो जाने के प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद भी बाथशेबा एवर्डीन को हमेशा क्या करते रहा, सपोर्ट करते रहा। His wisdom and the maturity able him to face a difficulty calmly। और वो अपने बुद्धिमानी और परिपक्वता से क्या करता था, वो अपने जितने भी प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई आता था, वो आसानी से ग्रेवियल क्या करता था, फेस करता था। हार्डी प्रेजेंट ग्रेवियल एज द आइडियल मैन हु वैल्यू सिंसियरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंक्लूजन, ग्रेवियल ओक इज द मोरल बैकबोन ऑफ द नोवेल। अगर नोवेल के में मोरल बैकबोन देखा जाए तो ग्रेवियल ओक ही है। His loyalty and patience and goodness make him one of the Hardy most admired character। इसका जो लॉयलिटी, वफादारी और धैर्यवता और अच्छाई जो था, ये इसके नोवेल में सबसे एडमायर कैरेक्टर होता है। ग्रेवियल ओक आप हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ। द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया ये कहानी है, नाटक है, जिसमें शेक्सपियर मैकबेथ नाम का एक नाटक लिखते हैं, जिसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की कहानी है। इसमें कह रहा है द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, द महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन मैकबेथ का मुख्य विषय है। एम्बिशन क्या क्या करवा देता है, क्या करवाता है, क्या गलती होता है, ये एम्बिशन पे चर्चा किया गया। मैकबेथ एंड द लेडी मैकबेथ की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उन्हें अपराध और विनाश की ओर ले जाती है। इनके अधिक महत्वाकांक्षा होने के कारण लेडी मैकबेथ एक समय ऐसा आता है कि वो पागल हो जाती है और आत्महत्या करने के लिए क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है, और बाद में मैकबेथ के भी सिर काटकर हत्या कर दिया जाता है। और ये दोनों मिलके राजा डक्कन के खिलाफ मौत की साजिश रचती है। तो महत्वाकांक्षा ही सब कुछ विनाश के कारण और अपराध की ओर इनको ले जाता है। तो ही बोल रहा है कि थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, क्या है एम्बिशन? द एम्बिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। एम्बिशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है किसमें? मैकबेथ में। द प्ले शोज हाउ अ कंट्रोल डिजायर फॉर द पावर एंड डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल। कह रहा है कि एम्बिशन, अगर आप और कंट्रोल डिजायर रखते हैं, जो कभी अनियंत्रित इच्छाएं रखते हैं, तो आपको एक दिन ना एक दिन वो क्या करेगा, विनाश के रास्ता पे ले जाएगा, विनाश के रास्ता पे ले जाएगा, जिसके कारण आपका अंत बहुत ही बुरा होगा। मैकबेथ इज द इनिशियली ए ब्रेव एंड द लोयल सोल्जर। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैकबेथ एक बहुत ही बहादुर और वफादार सोल्जर था। हाउएवर द बीचेस प्रोफेसी अवेंग्स हिज एम्बिशन टू बिकम किंग। ये क्या करता है, एक दिन मैकबेथ और उसके दोस्त बैंको को तीनों रहस्यमयी चुड़ैल मिलती है और वे भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। वो भविष्यवाणी ही इसको क्या करता है, अधिक महत्वाकांक्षी बना देता है कि वो अब राजा बनेगा, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। जब यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो ये क्या करती है कि जो राजा स्कॉटलैंड का डक्कन है उसकी हत्या कर दी जाए। तो एज द मैकबेथ गेन द पावर, नहीं, लेडी मैकबेथ फर्दर इनकरेजेज हिम टू अचीव पावर
थ्रू द मर्डर। और लेडी मैकबेथ क्या करती है कि जाओ राजा की हत्या कर दो और राजा बन जाओ। As the Macbeth gained the power, he became the increasingly cruel and the suspicious. मैकबेथ पावर को गेन किया मरने के बाद, लेकिन वो लगातार अधिक क्या हो गया, क्रूएल हो गया और संदेहपूर्ण व्यक्ति के रूप में बन गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, लोयल और फेथफुल सोल्जर था। His ambition lead him to commit several crime। और इसने क्या किया, और इसका एम्बिशन अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने ही इसको अपराध की ओर ले गया और अपराधी बना दिया और अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। वो राजा को मारा ही मारा, लेकिन उसको छुपाने के लिए अपने कई दोस्तों को भी मार डाला। अल्टीमेटली हिज डिजायर फॉर द पावर एंड रिजल्ट इन द डाउनफॉल एंड द डेथ। और यही डिजायर और एम्बिशन के कारण ही इन्होंने क्या कर दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका पतन और मृत्यु का कारण बन गया। सारे परिवार बर्बाद हो गए। एक एम्बिशन ने उनको पूरा कैरियर पूरा चौपट कर दिया, उनके पूरे परिवार, पत्नी, अपने खुद सारे लोग की मृत्यु हो गया। शेक्सपियर प्रेजेंट एम्बिशन एज ए डेंजरस फोर्स दैट कैन करप्ट ह्यूमन कैरेक्टर एंड लीड टू द ट्रेजेडी। और कहते हैं शेक्सपियर रिप्रेजेंट एम्बिशन एज ए डेंजरस फोर्स। और शेक्सपियर बताते हैं कि एम्बिशन क्या है, एज ए डेंजरस फोर्स है, और यही करप्ट ह्यूमन के कैरेक्टर को करप्ट बनाता है और त्रासदी की ओर ले जाता है या कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, बर्नार्ड शॉ used of the humor in the arms and the man। बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन में हास्य का प्रयोग मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक और रोमांटिक धारणाओं की आलोचना करने के लिए किया। बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन में हास्य का प्रयोग, ह्यूमर का प्रयोग किसके लिए किया, आपको लिखना पड़ेगा कि मनोरंजन के लिए किया, लेकिन साथ साथ सामाजिक और रोमांटिक धारणाओं की आलोचना भी किया। ह्यूमर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ह्यूमर ही क्या था, मेन एलिमेंट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो रिटेन किया आर्म्स एंड द मैन। इट हेल्प्स द प्ले राइट प्रेजेंट सीरियस आइडिया in the entertaining manner। Shaw uses the humor to expose romantic illusion about the war and the love। Shaw यूज किया हास्य को, ह्यूमर को यूज किया, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। Shaw यूज द ह्यूमर, आपको क्वेश्चन में यही लिखना है कि द शॉ यूज द ह्यूमर इन द आर्म्स एंड द मैन। इस पे आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने होते हैं। तो लिखना क्या है कि शॉ यूज द ह्यूमर टू एक्सपोज द रोमांटिक इल्यूशन, जो रोमांटिक इल्यूशन है, भ्रम है, अबाउट द वार एंड द लव, उसको दूर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए हास्य ह्यूमर का प्रयोग किया। मेनी सिचुएशन इन द प्ले आर कॉमिक बिकॉज द कॉन्स्टेंट idealist believes with the reality। और many situation in play are comic, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन इन प्ले में हैं हास्यपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि वो आदर्शवादी और वास्तविकता में क्या करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्सली कैरी द चॉकलेट इंस्टेड ऑफ द इम्यूनिशन। ब्लांटसली जो है वो अपने गोला बारूद बंदूक के जगह पे युद्ध में भी क्या लेके जाता था, चॉकलेट लेके जाता था। क्या लेके जाता था, चॉकलेट। दिस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट्स ह्यूमर। और यही जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो ह्यूमर। while the questioning the traditional ideas of the heroism। और वो क्या दिखाता है, बिहेवियर क्रिएट्स ह्यूमर while the questioning the traditional ideas
of the heroism saw witty dialogues and the satirical comments make the audience laugh and think the same time. और वो इसलिए सटायर चीज़ों को यूज किया कि 100 चतुर डायलॉग और बीटी डायलॉग का यूज किया और व्यंग्यात्मक कमेंट को यूज किया, जिसने इस नोवेल के थ्रू, इस नाटक के थ्रू क्या ऑडियंस को हंसाने का काम किया। Humor is the major strength of the play. It entire entertains the audience while the effectively conveying the social criticism. Question number 14. The importance of the Excalibur in the Marte, the author. इसमें एक्सकैलिबर का क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। ये एक पोएम है। क्या है? एक पोएम है जिसमें बताया गया है मोर्टे दी ऑर्थर। मोर्टे दी ऑर्थर एक फ्रांसियन शब्द है जिसका मतलब होता है ऑर्थर, डेथ ऑफ ऑर्थर, मतलब कि ऑर्थर की मृत्यु। और इसके तलवार एक्सकैलिबर के बारे में पढ़ना है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है लिखना है। एक्सकैलिबर राजा ऑर्थर की जादुई तलवार था। एक्सकैलिबर जो था वो जादुई तलवार था। यह शक्ति, न्याय और सम्मान और राजसत्ता का प्रतीक था। तो इसी का इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है कि कैलिबर जो शॉर्ट्स था उसके बारे में लिखो। तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि एक्सकैलिबर इज द मैजिकल शॉर्ट। क्या लिखोगे? एक्सकैलिबर इज द मैजिकल शॉर्ट एसोसिएटेड विद द किंग ऑथर इन द टेनिसन मॉर्टे दी ऑर्थर। टेनिसन राइटर है और मॉर्टे दी ऑर्थर पोएम का नाम है। इट्स प्ले एंड द इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक रोल इन दिस पोएम। Excalibur symbolize Excalibur sword symbolize loyal authority। ये जो तलवार है एक्सकैलिबर वो लोयल राजकीय अधिकार को दर्शाता है, लोयर अथॉरिटी को, और जस्टिस न्याय को दर्शाता, ऑनर और सम्मान को, और लीडरशिप। ये 4 पॉइंट याद रखने कि ये जो एक्सकैलिबर है लोअर अथॉरिटी को दर्शाता है, जस्टिस और ऑनर और लीडरशिप को दर्शाता है। ऑथर रिसीव द स्वॉर्ड थ्रू द सुपर नेचुरल मीन्स विच एम्फेसाइज हिज स्पेशल पोजीशन एज ए किंग। ऑथर रिसीव करता है वो एक्सकैलिबर तलवार को थ्रू अलौकिक मीन्स, और अलौकिक माध्यम से वो तलवार को क्या करता है? रिसीव करता है और जोड़ देता है अपने स्पेशल पोजीशन एज ए किंग। द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट नोबल आइडियाल्स एंड द मोरल स्ट्रेंथ्स। और ये तलवार क्या दिखाता है? उच्च आदर्श और नैतिक शक्ति को। वेन एक्सकैलिबर इज रिटर्न टू द लेक इट सिग्निफाई द एंड ऑफ द ऑर्थर रिजीम। जब वो अपने बहुत सारे क्या होता है एक्सकैलिबर इस कहानी में थोड़ा देख लेते हैं कि ये बहुत सारे योद्धा तैयार करते हैं और एक युद्ध में सारे इसके योद्धा मारे जाते हैं और सिर्फ एक योद्धा बचता है, बेडीबियर। बेडीबियर को बोलता है कि ये तलवार जो एक्सकैलिबर है उसे कहाँ दे दो, झील में जाके फेंक दो, लेकिन वो लालच के कारण उसे नहीं फेंकता है। और जब पता चलता है कि वो उसे नहीं फेंका तो राजा उसे डांटता है, बोलता है, और जाके तीसरे बार में वो क्या करता है? उस तलवार को फेंक देता है और वहाँ से एक हाथ निकलता है। हाथ निकलने के बाद ये तलवार उसी हाथ में रहता है और उसके बाद वो राजा की अंत होने का कारण बनता है और उसके बाद राजा आर्थर की कहानी खत्म हो जाती है। और उसके बाद सफ़ेद रेशम में कपड़े से ढका होता है और वो हाथ निकलता है, घुमाता है
और पानी में फिर वापस चला जाता है। उसके बाद राजा की विदाई कैसे होती है इस कहानी में बताया गया है। कंक्लूजन, एक्सकैलिबर इज मच मोर देन ए वीपन। एक्सकैलिबर क्या था? वीपन नहीं था, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा था। इट इज द पावरफुल सिंबल ऑफ द किंगशिप, ऑनर एंड द जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, विक्टोरियन पोएट्री एंड इट्स मेजर फीचर्स। विक्टोरियन पोएट्री में नैतिकता, प्राकृतिक, विज्ञान, धर्म और सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है। विक्टोरियन पोएट्री में क्या क्या है मिलता है, इसको आप एक नज़र में आप देख सकते हैं कि नैतिकता, प्राकृतिक, नेचर, साइंस, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट एंड द विक्टोरियन युग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करती है। विक्टोरियन जो एरा है वो रिप्रेजेंट करता है थॉट्स एंड द एंजाइटी। विक्टोरिया पोएट्री रेफर्स द पोएट्री रिटन ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे या पिछले पार्ट में पढ़े थे कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय क्या होता है, एलिजाबेथ थिएटर का विकास होता है और उसे एलिजाबेथ थिएटर के नाम से विकसित किया गया। वही विक्टोरिया पोएट्री रेफर करता है किस काल को, इसके काल के क्वीन विक्टोरिया के रेजिन में जो लिखा गया है उसे ही विक्टोरिया पोएट्री कहते हैं। इस reflect the intellectual and the social condition of the age, और ये बताता है, रिफ्लेक्ट करता है बौद्धिक और सोशल कंडीशन उस समय में क्या था। विक्टोरिया पोएट्री इज द characterized by मोरल सीरियसनेस एंड द सोशल अवेयरनेस। जो ये विशेषता युक्त है किसके कारण? नैतिकता, गंभीरता और सामाजिक जागरूकता के कारण। इसका मुख्य विशेषता है जो विक्टोरिया पोएट का है, जो मुख्य विशेषता है नैतिक गंभीरता और सामाजिक जागरूकता। पोएट्स ऑफन डिस्कस पॉवर्टी। पोएट हमेशा डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड द ह्यूमन सफरिंग। विक्टोरिया एरा के जो पोएट होते थे, पोएट्री जो लिखते थे, वो हमेशा डिस्कस अबाउट द पोएट्री एंड इनइक्वालिटी एंड द ह्यूमन सफरिंग ऑफ दिस एरा ऑफ द विक्टोरिया क्वीन। Scientific discovery and the influenced people thinking and create religious doubts. As a result, many problems explore the faith and the uncertainty. Victoria poet also expressed the deep appreciation, और विक्टोरिया पोएट हमेशा एक डीप एक्सप्रेस करता था प्रशंसा फॉर नेचर, और ये नेचर के बारे में भी प्रशंसा करता था, पॉवर्टी के बारे में बताता था, इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी एंड साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में भी ये बताता था। रिलीजियस डाउट को क्रिएट करने में, साइंटिफिक डिस्कवरी को प्रभावित करने में, सारे चीज़ पर ये लोग लिखते थे। और ह्यूमन सफरिंग उस समय क्या था उस पर भी लिखते थे। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन इमोशन के ये सब टॉपिक पे ये लोग पोएट को लिखा करते थे। देयर पोएट्री कंबाइन आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड विद द सीरियस थाउट। विक्टोरियन पोएट्री रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द विक्टोरियन एज थ्रू द कंसर्न फॉर द मोरलिटी, सोसाइटी एंड नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकबेथ एंड द लेडीज मैकबेथ। अब हमने बताया कि शेक्सपियर द्वारा जो मैकबेथ लिखा गया है उस कहानी में, उस नाटक में क्या मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ का रिलेशनशिप पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ का संबंध नाटक का महत्वपूर्ण पहलू है और प्रारंभ में दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं और समान महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन बाद में अपराध, भय और अपराध बोध
उनके संबंधों को कमजोर कर देता है। और ये अपराध भय और अपराध बोध कहाँ से क्रिएट होता है? एम्बिशन से। कहाँ से? एम्बिशन से, अनवांटेड डिजायर से। तो ये डिजायर से ही इसको क्या कर दिया गया? अपराधी बना दिया गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकबेथ एंड द लेडी मैकबेथ इज द सेंट्रल टू द शेक्सपियर ट्रेजेडी। शेक्सपियर का त्रासदी जो कहानी है मैकबेथ, उसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। देयर मैरिज ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द इवेंट ऑफ द प्ले। The beginning of the play, Macbeth and Lady Macbeth share a strong relationship based on the trust and the ambition. जो मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ का जो रिलेशनशिप था वो स्टार्टिंग में ट्रस्ट और एम्बिशन पे आधारित था। लेडीज मैकबेथ इनकरेज मैकबेथ टू मर्डर द किंग डंकन एंड द सीज पावर। यहाँ से अगर एक ही 4-5 कहानी पढ़ने हैं, अगर पूरा ये वीडियो सटीक से देख लीजिएगा आप लोग, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसमें इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको वहाँ से एग्जाम में जितने सारे लिखने होंगे इसी के अंदर से आएंगे। तो लेडीज मैकबेथ ही क्या किया? इनकरेज किया मैकबेथ टू मर्डर द किंग डंकन एंड सीज द पावर। इनिशियली देयर वर्क टुगेदर एज द पार्टनर इन द अचीविंग देयर गोल। जैसे भी वो उसको बताया कि स्कॉटलैंड का ये मैकबेथ आगे जाके राजा बनेगा, तो उसको प्रेरित किया कि राजा को मार दो और सत्ता को सीज कर लो। तो उसी के बीच क्या हुआ? इसमें जो अपराधी काम किया उसमें वो लोग पार्टिसिपेट किए और एक पार्टनर के रूप में काम किया। However, after the mother, Macbeth became increasingly independent and the secretive। जैसे ही मैकबेथ उसके राजा को मर्डर किया, उसके बाद वो लगातार अधिक स्वतंत्र और गोपनीय रूप से रहने लगा। लेडीज मैकबेथ सफर फ्रॉम गिल्ट। और वो क्या करने, जो लेडीज मैकबेथ थी वो अपने गिल्ट से, दोषी के पूर्ण के अपराध बोध होने के कारण वो सफ़र कर रही थी। While Macbeth became the cruel and the suspicious, their emotional distance grew and they gradually lost their close bond। जैसे लेडीज मैकबेथ अपने दोस्त के कारण, गलती के कारण वो अपने पीड़ा से सफ़र कर रही थी, जब मैकबेथ एक क्रूर और संदेहपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। द इमोशनल डिस्टेंस ग्रो, और यही इमोशनल क्या किया? डिस्टेंस जो था, इमोशनल दूरी, उसके कारण जो उसके बीच में बॉन्ड था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकबेथ एंड द लेडीज मैकबेथ चेंजेस फ्रॉम द यूनिटी टू द आइसोलेशन। यूनिटी मतलब जो दोनों का यूनिटी था, स्टार्टिंग में अच्छा बॉन्ड था, बाद में जाकर आइसोलेट हो गया। शेक्सपियर शो हाउ एम्बिशन एंड क्राइम कैन डिस्ट्रॉय पर्सनल रिलेशनशिप। और शेक्सपियर ये मैकबेथ कहानी से बताना चाहते हैं कि कैसे किसी का एम्बिशन, महत्वाकांक्षी बनने के चक्कर में कैसे वो व्यक्ति क्राइम की ओर बढ़ जाता है और अपना पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप बर्बाद कर लेता है। तो इसीलिए आप लोग सही तरीके से पढ़िए और ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनने का प्रयास नहीं कीजिए, और जो अभी सभी सही समय है उसका यूज करके राइट टाइम राइट वे में पढ़ के अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द रोल ऑफ द फेथ इन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। कर रहा है द रोल ऑफ द फेथ, फेथ का क्या काम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में। थॉमस हार्डी के उपन्यास में भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। फेथ जो है थॉमस हार्डी के उपन्यास में भाग्य
भाग्य, फेथ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई घटनाएं ऐसी होती है जो जो पात्रों के जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदल देती है। फेथ क्या है? थॉमस हार्डी के उपन्यास नोवेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या लिखिएगा? फेथ इज एन इम्पोर्टेंट थीम इन द हार्डी थॉमस हार्डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। Hardy often shows how human lives are affected by force beyond their control. और हार्डी ऑफेंस इसमें शो करना चाहता है कि ह्यूमन कैसे इफेक्ट होता है बियॉन्ड देयर कंट्रोल, और इसके कंट्रोल में नहीं रहने के अलावे कोई चीज़ कैसे इफेक्ट करता है बाय फोर्सेस। हार्डी प्रेजेंट्स फेथ एज द पावरफुल फोर्स, और हार्डी बताता है कि भाग ही एक पावरफुल फोर्स है जो व्यक्ति के जीवन और कैरेक्टर को प्रभावित करता है। ये बहुत अच्छा लाइन है कि किसी भी हार्डी अपने नोवेल में बताना चाहता है कि भाग ही क्या है? पावरफुल फोर्स है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के कैरेक्टर को प्रभावित करता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट फ्रीक्वेंटली चेंज देयर सर्कमस्टांसेस, और हमेशा अनएक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है वैसे घटनाएं हमारे जीवन और परिस्थिति को चेंज कर देता है। ग्रेवियल ओक लूजेज his sheep because of an accident and suddenly become poor. ग्रेवियल ओक लूजेज हिज सीप, और एक एक्सीडेंट के कारण वो अपने सीप को खो देता है और क्या अचानक क्या हो जाता है? एक गरीब बन जाता है। बाथ सेवा लाइफ आल्सो इफेक्टेड बाय चांस एंड द अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, और यहाँ पे बाथ सेवा का जीवन भी क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है एक चांस, एक सहयोग से और अनएक्सपेक्टेड डिसीजन से। वो भी क्या करती है, जब ये ग्रेवियल ओक उससे प्यार करता है, लव करता है, तो उसको प्यार को ठुकरा दिया जाता है, और मजाक मजाक में एक वैलेंटाइन क्या कर देती है? कार्ड भेज देती है दूसरे को, और जाके ट्राया के साथ शादी हो जाता है। उसके बाद वो जुआरी निकल जाने के बाद वो बहुत ही अपने जीवन में सफ़र करता है। Although the character make their own choices, faith often determine. Although the character make their own choices, faith their determine. और ये अपना भाग ही क्या करता है? जीवन के परिणामों को और चॉइसों को परिणाम में निर्धारित करता है। हार्डी सजेस्ट द ह्यूमन बीइंग कांट कंप्लीटली कंट्रोल देयर डिस्टिनी, और वो नियति को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हार्डी सजेस्ट करता है कि ह्यूमन बीइंग्स कभी भी किसी भी नियति को कंट्रोल नहीं कर सकता। हार्डी portrays faith as the significant force in the human life, and it shapes the experiences and the destinies of the character. तो इसमें दो कैरेक्टर है। ग्रेवियल ओक क्या होता है? एक एक्सीडेंट के कारण सीप को लूज कर देता है। उसके बाद वो गरीब बन जाता है और उसको बारसेवा द्वारा प्रपोजल को भी ठुकरा दिया जाता है। जैसे जैसे बारसेवा की जीवन आगे बढ़ता है और वो अनेक दो पर्सन से जब वो मिलती है, ट्राया और एक व्यक्ति था, बुल्डसेड कुछ करके नाम था उसका, भूल रहे हैं, तो उसको दोनों व्यक्ति से मिलने के बाद वो अपने जीवन में बहुत सफ़र करती है। बाद में ट्राया की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद वो ग्रेवियल ओक से भी शादी कर लेता। तो नियति कैसा खेल खेलता है, शुरू में ठुकराया, फिर वैसे परिणाम को झेलते हुए फिर वो वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैना एज द रोमांटिक हीरोइन इन द आर्म्स एंड द मैन। रैना बुल्गारिया की अमीर महिला होती है और इस आर्म्स एंड द मैन में ये रोमांटिक हीरोइन के रूप में कार्य करती है। उसके रूप में आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने होंगे। नाटक की प्रमुख नायिका है
प्रारंभ में वह प्रेम, युद्ध और वीरता के बारे में रोमांटिक विचार रखती है, लेकिन बाद में वास्तविकता को समझने लगती है। रैना पेटकॉफ is the central heroine of the जॉर्ज बेनार्ड शॉ। अगर पूछे कि आर्म्स एंड द मैन के राइटर कौन है, तो शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हर कैरेक्टर डेवलप सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द प्ले। जो रायना का जो सेंट्रल हीरोइन का रोल है, वो पूरे पूरे थ्रू आउट द प्ले जो कहानी है उसमें सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, शुरू में क्या होता है, रैना बिलीव इन द रोमांटिक आइडियल एंड अबाउट द हीरोइज्म। शुरू में ये विश्वास करती है आदर्श अबाउट लव एंड द वीरता। द एडमायर सर्जियस बिकॉज शी कंसिडर हिम ए ब्रेव हीरो। और वो एडमायर हो जाती है किसका, सर्जियस का, और वो समझती है, उसको कंसीडर करती है एक बड़ा सा हीरो के रूप में, बहादुर हीरो के रूप में। हाउएवर हर मीटिंग विद द ब्लांटसली चेंजेज हर पर्सपेक्टिव। और जब सीरिया का जब युद्ध होता है तो उस समय क्या होता है, ब्लांटिस एक भगोड़ा सैनिक के रूप में उसके बेडरूम में छिप जाता है। और वो छिप जाने के बाद ब्लांटिस की व्यवहारिक व्यक्ति है, और वो युद्ध में बंदूक ना रख के क्या रखता था, चॉकलेट रखा करता था। उसका मानना था कि युद्ध में बहादुरी नहीं समझदारी काम आता है, इसीलिए वो बंदूक गोला बारूद ना रख कर वो चॉकलेट रखा करता था। तो जब ये ब्लांटसली को से मिलता है तो इसके पूरे दृष्टिकोण को ही बदल देता है कि गोली बंदूक से नहीं, गोली बंदूक से कोई वीर नहीं होता। लड़ाई और युद्ध में क्या काम आता है, वीरता नहीं समझदारी काम आता है। और इसी बातों ने इसके सारे दृष्टिकोण को बदल डाला। जो सरजीव को क्या मानता था, ब्रेव हीरो, ही इंट्रोड्यूस हर टू रियलिटी एंड चैलेंजेज हर रोमांटिक इल्यूजन। और इसने सारे वास्तविकता को क्लियर कर दिया कि इसके चैलेंजेज हर रोमांटिक इल्यूजन में। एज दे प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ये नाटक आगे बढ़ता है, रैना बिकम मोर मैच्योर एंड द रियलिस्टिक। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ता है, रैना आगे जाके वो क्या हो जाता है, परिपक्व और यथार्थवादी लोग जैसे बिहेव करने लगते हैं। रैना पेडकॉफ, शी लर्न टू वैल्यू ऑनेस्टी एंड द प्रैक्टिकलिटी। रैना begins as a romantic heroine but gradually develop into the realistic and the mature individual. Question number 19. The significance of the author departs in the more the author. ऑथर का प्रस्थान कविता की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। यह एक महान युग और अंत नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस कहानी में हमें कविता में ये शिक्षा देता है कि हमेशा पुराने युग की अंतिम विदाई होती है और नए युग की कभी ना कभी शुरुआत होती है। तो जैसे ही सिग्निफिकेंट, जब ऑथर की विदाई होता है, मरने के समय, जाने के समय, जब तलवार झील में डाल दिया जाता है तो रेशम के कपड़े से लपटे हुए एक हाथ निकलता है और वो तलवार को 3 बार भांजता है। उसके बाद वो तलवार चला जाता है। फिर वहाँ पे नाव आती है, 3 देवियाँ रहती है, उसको वहाँ से विदाई किया जाता है और उसका जो सैन्य योद्धा था वो वहीं पे बगल में झील के पास रोता रहता है। ऑर्थर का प्रस्थान कविता की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह एक महान युग अंत और नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। आर्थर डिपार्चर इन द क्लाइमैक्स ऑफ द टेनिसन मॉर्थे द ऑथर। ये समझना होगा कि ये पोएम का नाम है और ये राइटर पोएट्री है और ऑर्थर एक राजा होता है और इसका जो विदाई होता है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चरम बिंदु पर ये जब कहानी पहुंचता है तो
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इट मार्क्स द एंड ऑफ द किंग। और जो राजा का विदाई और जो विदाई होता है वो बताता है कि द एंड ऑफ द किंग आर्थर अर्थली लाइफ एंड रिजीम। और उसका जो राजा के रूप में जीवन था और उसका शासन काल और धरती पर जो जीवन था वो समाप्त हो गया। समाप्त होने वाले को सिंबोलिज्म करता है। आर्थर डिपार्चर सिंबोलाइज द एंड ऑफ द ग्लोरियस एज ऑफ द हीरोइज्म एंड द नोबल आइडियल। और ये आर्थर का डिपार्चर यह बताता है कि एक गौरवशाली युग का अंत हो गया और वीरता का युग अंत हो गया, उच्च आदर्श वाला युग अंत हो गया। As Arthur lives in the mysterious burg and reader feel a sense of the loss and the sadness. However, the event also carries hope, and because the author promises that they may return someday. The departure emphasizes themes of the mortality and change and renewal, and the departure ये बताता है कि मृत्युशीलता, परिवर्तन और पुनर्जागरण को प्रदर्शित पर जोड़ देता है। Author departure is the both ending and the beginning. It the symbolize the passing of the age and possibility of the better future. तो आथर का प्रस्थान वीरता आदर्शों से बड़े एक महान युग का अंत का प्रतीक है। ये घटना दुख उत्पन्न करती है लेकिन साथ में यह भविष्य के लिए आशा भी प्रदान करती है। इसीलिए यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्वेश्चन 20। टेनिसन एज ए विक्टोरियन पोएट के रूप में टेनिसन का काम या उसके बारे में लिखना है। तो विक्टोरियन पोएट कौन होते हैं उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पिछले क्वेश्चन में समझे थे कि विक्टोरियन पोएट विक्टोरियन युग में जो विक्टोरिया था उस समय में लिखने वाले लोग क्या थे, विक्टोरियन पोएट कहलाते थे। वो लोग साइंस, नेचर और सोशल इनइक्वलिटी और ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन इमोशन पे पोएम को लिखा करते थे। उनके कविताएं उस युग की भावनाओं और समस्याओं और मूल्यों को व्यक्त करती थी। Context. Was the poet laureate of the Victoria, England, and one of the most influential poets of the 19th century. Tennyson poetry reflects the major concern of the Victoria society. टेनिसन पोएट्री जो थे वो रिफ्लेक्ट करते थे मेजर कंसर्न ऑफ द विक्टोरिया सोसाइटी। ही रोट अबाउट द फेथ, डाउट, साइंस एंड मोरालिटी एंड ह्यूमन इमोशन। ये किसके बारे में लिखा करते थे? फेथ, आस्था के बारे में, डाउट, संदेह के बारे में, साइंस के टॉपिक पे, मोरालिटी, नैतिकता के टॉपिक पे, और ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन सफरिंग के बारे में लिखते थे। वर्क सच एज इन मेमोरियम एंड मॉर्दे द ऑथर एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द बिलीफ। ये जो मॉर्दे ये संघर्ष बताता है किसके बीच में? ये पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक विचार के बीच में ये संघर्ष को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। His poetry is admired for the musical language and rich imaginary and the philosophical depth. His poetry is admired for, जो ये कविता है वो किसके लिए एडमायर्ड है? म्यूजिकल लैंग्वेज के लिए और रिच इमेजनरी और चित्रात्मकता, जो सोचने की विचार और ये फिलोसफिकल डेथ के बारे में जो बताया, राजा के विदाई के बारे में बताया, उसके लिए ये पोएट एडमायर सारे लोग हैं। दिस क्वालिटी मेक हिम ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। Question number 21. The theme of the appearances and the reality in the Macbeth.
मैकबेथ में अब जो दिखता है और वास्तविकता है वो उसमें इस थीम में क्या काम कर रहा है या किस रोल में रूप में काम कर रहा है उसके में लिखना है। तो मैकबेथ में दिखावा और वास्तविकता का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक में कई पात्र बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं जबकि उनकी वास्तविकता कुछ और ही है। Appearances and reality is the major theme in the शेक्सपियर मैकबेथ। कैसे लिखना है, एक ही क्वेश्चन हर एक ही तरह से लिखें ताकि शुरुआत क्वेश्चन से अच्छे से कैसे करना है आप लिख सकते। तो इसी पॉइंट से ऐसे ही सबको लिखना है कि अपीयरेंसेस एंड द रियलिटी इज द मेजर थीम इन द शेक्सपियर मैकबेथ। शेक्सपियर shows that people and situation are often deceptive। तो शेक्सपियर shows that people and situation are often क्या होता है डिसेप्टिव मतलब धोखेबाजी या भ्रामक। थ्रू आउट द प्ले कैरेक्टर हाइड देयर ट्रू Throughout the play, the character hide their true intention behind false appearances। और इस कैरेक्टर में थ्रू आउट मतलब पूरे नाटक में बताया गया है कि जो फॉल्स फॉल्स जो दिखावटी है जो कैरेक्टर हाइड मतलब कि जो छुपा हुआ रूप है ट्रू इंटेंशन बिहाइंड द फॉल अपीयरेंसेस। दिखावटी लोगों के पीछे जो सच्चाई जो इंटेंशन उनके पीछे इरादा क्या है उस कैरेक्टर के पीछे इरादा क्या है उसको दिखाने का प्रयास करता है। मैकबेथ अपेयर्स लोअल टू द डक्कन। क्या मैकबेथ एक लोअर वफादार सैनिक था बट सीक्रेटली प्लान हिज मर्डर। तो ये क्या दिखा रहा है, दिख तो रहा है कि लोअल है, वफादार है, ईमानदार है, राजा के प्रति ही सब कुछ करने वाला ये मैकबेथ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में फॉल्स इंटेंशन चल रहे हैं जिसके कारण राजा की मृत्यु कर दी जाती है। Macbeth also pretend to kind and the welcoming while the hiding evil thoughts and the bitches created confusion by presenting half-truth and the misleading prophecy। Shakespeare suggests that the outward appearances cannot always be trusted because reality is often different। The role of the nature in the far from the madding crowd। अब नेचर का क्या रोल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में नेचर का क्या रोल है। उपन्यास में प्रकृतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। हार्डिक प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाले शक्ति के रूप में प्रस्तुत कहता है कि प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में ही नहीं बल्कि बताता है कि मानव के जीवन को प्रभावित कौन करता है, प्रकृति करता है। Nature is an important element in the Thomas Hardy Far from the Madding Crowd। The novel is set in the rural landscape of the Wessex। Hardy gives detailed description of the field, season, weather, and agriculture life. In this novel, Hardy shows and gives the detail about the field and region and weather and agriculture life। Nature directly influences the lives of the character। हमेशा किसी भी कैरेक्टर को सीधे तरीके से प्रकृति क्या करता है, प्रभावित करता है। स्टॉर्म, हार्वेस्ट एंड चेंजिंग सीजन इफेक्ट देयर वर्क एंड इमोशन। तूफान और फसल की कटाई और मौसम का जो चेंज होना ये सारे क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे वर्क को और इमोशन को। हार्डी प्रेजेंट नेचर एज बोथ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। हार्डी अपने इस उपन्यास में बताना चाहते हैं कि हार्डी जो नेचर है ब्यूटीफुल भी है और पावरफुल भी है। इट प्रोवाइड कंफर्ट। देखो इस सब पॉइंट लिखना जरूरी है कि ये नेचर को किस रूप में देखता है, ब्यूटीफुल भी और पावरफुल भी। एक तरफ सुंदर देख रहा है, दूसरी तरफ शक्तिशाली के रूप में भी देख रहा है।
हमें ये नेचर कंफर्ट देता है, लेकिन हमें कैन आल्सो क्रिएट द डिफिकल्टी, और ये कभी कभी ये डिफिकल्टी भी प्रोवाइड करता है। कंक्लूजन, नेचर इज एन एक्टिव फोर्स इन द नोवेल एंड द प्लेज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर। And question number 23. Luca character in आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स मैन में लुका का कैरेक्टर क्या। अब तो हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो गए होंगे कि किसका क्या कैरेक्टर। आप अपने मन से वहाँ पे कहानी बना के आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। इतना तो आशा है आप लोगों से। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एकदम दबा के लाइक शेयर मारते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना हो सके कमेंट किया कीजिए। लुक्का नाटक की एक महत्वपूर्ण पात्र है जो आत्मसम्मान वाली, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली युवती थी। लुक्का इज द सर्वेंट इन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लुक्का इज ए सर्वेंट इन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड इन मैन। Despite her the social position, she confident and the ambitious। मतलब इसका सोशल जो पोजीशन था, लोअर बैकग्राउंड से थे, लोअर क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की कमी नहीं था। लुक्का रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। लुक्का कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जो सोसाइटी द्वारा इम्पोज्ड किया गया कुछ लिमिटेशनों को। सी चैलेंज द सोशल क्लास, और हमेशा सोशल क्लास डिस्टिंक्शन, वर्ग भेद को चैलेंज करते रही। एंड बिलीव द पीपल शुड बी जज्ड बाय द एबिलिटी रेदर देन द बर्थ। और वो हमेशा जो वहाँ पे सोसाइटी था उसको चैलेंज कर रहा है कि किसी भी क्लास में जन्म लेने से किसी क्लास का नहीं हो सकता, उस क्लास के व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। हमेशा जज किससे किया जाना चाहिए? एबिलिटी से, योग्यता से। सी इज इंटेलिजेंट एंड करेजियस एंड डिटरमाइंड। हर रिलेशनशिप विथ सर्जियो challenges traditional social value. Through Luca, Shaw promotes the equality and question rigid social structure। और वो क्या करती है बाद में जाके? सर्जियो से इस ट्रेडिशन को चैलेंज करके शादी विवाह कर लेती है, और ये सामाजिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है। Persevered the loyalty in the Morte author। पेडीबियर राजा ऑर्थर का सबसे वफादार योद्धा था, क्योंकि सारे जो योद्धा क्रिएट किया था ये ऑर्थर, सारे योद्धा की एक लड़ाई में मृत्यु हो जाता है, और यही एक योद्धा बचता है जिसका नाम क्या है? बर्डीबियर है। क्या है? बेडीबियर है। और वो अंत तक अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहता है। सर बेडीबियर इज वन ऑफ द किंग ऑर्थर मोस्ट फेथफुल नाइट्स in the Tennyson Marthe the author। Although the Bedivere initially hesitates to throw the, ये कहानी सारा बता चुके हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा नाइट्स था, और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि ये एक्सकैलिबर तलवार को क्या करो, झील में फेंक दो, लेकिन वो नहीं फेंकता है, उसके ऑर्डर को नहीं मानता है, लेकिन वो हमेशा उसके ऑर्डर को माना करता था। फिर उसको डांटने दबाने समझाने के बाद वो जब तीसरा बार डांटता है तो वो जाके तलवार को झील में फेंक देता है। All the Bedivere initially hesitated to throw the Excalibur into the lake. He ultimately obeyed Arthur's command. His action demonstrated the loyalty and duty and the devotion to his king, and Bedivere remained with Arthur when most other knights have died.
पता है कि एक युद्ध में सारे नाइट्स इसके मारे चले गए थे, मर गए थे। उस समय भी बेडी बियर उसके साथ था और अंतिम समय तक भी बेडी बियर क्या रहा? साथ रहा और अपने लोयल और वफादारी की और निष्ठावान होकर इसके प्रति काम किया। मेक हिम वन ऑफ द मोस्ट admirable character in the poem. Bedi Bear represents royalty and duty and the devotion. His character reflects the ideas and the knighthood. The conflict between the good and evil in the Macbeth. जो संघर्ष है अच्छाई और बुराई के बीच में, वो मैकबेथ में क्या दर्शाना, उस संघर्ष के बारे में चर्चा कीजिए। तो मैकबेथ में द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड इविल इज ए सेंट्रल थीम। गुड एंड इविल इज द सेंट्रल थीम इन द शेक्सपियर मैकबेथ। यही सब लाइन में ही लिखना है, इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट थीम या सेंट्रल थीम इन दिस पोएम एंड स्टोरी एंड नोवेल, और उसका राइटर का नाम लिख देना फर्स्ट 2-3 लाइन में। फिर लिखना है कि किंग, इसमें अच्छाई और बुराई के बारे में क्या लिखेंगे। किंग डक्कन रिप्रेजेंट गुडनेस। जो स्कॉटलैंड का वहाँ का राजा था डक्कन, वो रिप्रेजेंट कर रहा था अच्छाई को, जस्टिस को और ऑर्डर को। इन कंट्रास्ट इसके विपरीत मैकबेथ एंड बिचेस रिप्रेजेंट इविल, और उसके जो मैकबेथ लेडी मैकबेथ थी वो बुराई का प्रतीक था। एंड मोरल करप्शन, और उसका नैतिकता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। एज मैकबेथ चूज इविल एक्शन, मैकबेथ चूज इविल एक्शन rather than good action. He became increasingly cruel and violent, and his crime disturbed the nature order of the society. और इसका जो क्रूरता था, हिंसक वृत्ति था, उसने पूरे सोसाइटी के ऑर्डर को क्या कर दिया? डिस्टर्ब किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। Eventually goodness triumphs when Macbeth is defeated and justice is restored. और हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। क्या होती है? बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और इस कहानी में भी अच्छाई की ही जीत हुआ, और एट लास्ट में मैकबेथ की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे जस्टिस, न्याय के रूप में पुनर्स्थापित समाज को किया गया। ऐसे ही सबको 100 वर्ड में लिखना है आप लोग। हार्डी ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन इन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। यहाँ से हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.